हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के सीटेट 2021 एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स के यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। हाँ, ये सही बात है। NCF इसका समर्थन करता है और कैलकुलेटर की प्रेजेंटेशन जो है वो आपको सभी एग्जाम्स में दे देनी चाहिए। तकनीक का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अतः ऐसे एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, यदि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को व्यस्त रखने में सहायक हो सकती है। अतः हमें पेपर और पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना है। थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है पेपर और पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और जो बच्चे हैं उनको कैलकुलेटर के यूज़ करना चाहिए बजाय आपके पेपर पेंसिल पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के। चौथा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी का युग है, स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पेपर और पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन से रिलेटेड है, मतलब डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के लिए आंकड़ों का निरूपण, किस प्रकार के वो आंकड़े हैं, आप उसको पाईग्राफ में रख रहे हैं या फिर बार में रख रहे हैं या फिर आप दंड आरेख बना रहे हैं उसके, ये आपको आना चाहिए। तो आंकड़ों का निरूपण का आपका आना चाहिए, एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है आपका आंकड़ों का विश्लेषण। यदि आपने सब कुछ बना लिया है, चित्र वगैरह बना लिए हैं, पाईग्राफ बना लिया है, बार ग्राफ बना लिया है, उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। आप वहाँ से डेटा जितना ज़रूरत है उतना डेटा हम निकाल सकें और जितना आवश्यक है उतना हम अपना डेटा जो है वो वहाँ से एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। थर्ड आता है आपका आंकड़ों का एकत्रीकरण। एक आंकड़ों को एक साथ रखना भी एक डेटा मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D आपका इसमें नहीं होगा, तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A, B एंड C। डेटा मैनेजमेंट में आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण और एकत्रीकरण इसका आता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, A, B एंड C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, एक पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म माइनस में, पहला टर्म नेगेटिव है, दूसरा टर्म पॉजिटिव है। ऐसे ही आपको 100 तक की वैल्यू जो है वो पूछी है, जिसका क्या मान होगा। अब ध्यान से देखिएगा आप, यदि पहले जो दो टर्म है वो है -2 + 4। यदि आप पहले दो टर्म की वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है आपका 2, 4 - 2 2 आ जाएगा। अगले यदि दो टर्म की हम वैल्यू लेते हैं तो ये आपका -6 प्लस का 8 आ जाएगा। तो 8 - 6 कितना आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ पर देखा, हम कितने भी अगले दो टर्म ले लें उसकी वैल्यू कितनी आनी है आपकी, 2 ही आनी है। अब 100 तक की वैल्यू है सम संख्याओं की, तो यानी कि कितनी वैल्यू होंगी, 50 की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। तो देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पटना के स्टेडियम में आपको 20 किलोमीटर की रेस लगानी है और स्टेडियम की जो गोलाई है वो कितनी है आपकी, 800 मीटर है। 800 मीटर परिधि का स्टेडियम है, तो आपको कुल दौड़ कितनी होनी है, 20 किलोमीटर। अब देखिए, ये आपको, ये है मीटर में और ये आपको किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। अतः 20,000 मीटर की आपको जो है वो रेस माननी है। एक चक्कर में कितना आता है, एक राउंड में आता है आपका 800 मीटर। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 800 मीटर जो है कितने में आता है, एक राउंड में। ठीक है, अब इसको आप 20,000 को इसका मल्टीप्लाई भाग कर दीजिए। 20,000 को आप 800 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 आप काट दीजिए, आप 8 से आपका 25 बार कट जाएगा। यानी कि आपको उस ग्राउंड के लगभग 25 जो है वो राउंड लगाने होंगे 20 किलोमीटर रेस के लिए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके हर एक डाउट का मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे पाऊँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपये के 2 नोट। 100 रुपये के कितने नोट मिले? 2 नोट, यानी कि मिले इसको 200 रुपये। 20 रुपये के इसको 3 नोट मिले, तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि 60 रुपये मिले। 10 रुपये के 10 नोट मिले, यानी कि 100 रुपये इसको एक मिले। और 5 रुपये के 50 सिक्के, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 50 इजिकल टू कितना आ जाएगा 250। आगे इस कह रहे हैं कि 1 रुपये के 77 सिक्के मिले। 77 सिक्के कितने के मिले? 1 रुपये के। और आपको 50 पैसे के 98 सिक्के मिले, यानी कि 0.5 रुपये के कितने सिक्के मिले? 98। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 49। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, अब हम इस सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसमें आपकी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 736। ओके, आप इसको जोड़ लीजिएगा, 736 आ जाएगा। यानी कि इसके पास कितने रुपए हैं? टोटल ये आपके पास रुपए आ गए हैं। इसकी माँ ने इसको इतने रुपए दिए। अब वो कह रहे हैं कि 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा था। अब बस 736 रुपये हैं, तो इसमें 2 रुपये के कितने सिक्के आ जाएंगे? अब इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 3, 6 एंड 8। 368 सिक्के इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, छात्रों को सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है। अब देखिए, गणितीय पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना केवल गणितीय पहेलियां हल करने में तो सहायक नहीं होगा, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ से काट देंगे। दूसरा, छात्रों में सृजनात्मकता तो लाएगा लेकिन कला कौशल का विकास नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड, थर्ड देखते हैं आपका। छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और संख्या और संक्रियाओं को गुणों में समझने में सहायता करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को एक बच्चे ने पहचान लिया है और फिर उसको पूरा भी करना है, यानी कि संख्याओं को पहचानना, उसके बाद फिर उनकी जो आपस में यदि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर पॉजिटिव हो रही हैं या नेगेटिव हो रही हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, इन सब चीज़ों को, संक्रियाओं को समझना, उनके गुणों को समझना कि इनमें पैटर्न क्या बन रहा है, ये इसमें सहायता करेगा बच्चे के लिए। तो ये आपका थर्ड वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिसेफ समर्थित बाला क्या है? तो देखिए, सब लोग जानते होंगे, बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है और दिल्ली से देहरादून की 1.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिल्ली और इससे दूर लिख लेते हैं थोड़ा सा शिमला। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 2.5 सेंटीमीटर। आगे दिखाया इन्होंने, दिल्ली से देहरादून की दूरी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 1.5 सेंटीमीटर देहरादून। ठीक है। मुंबई से शिमला के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप मुंबई लगा लीजिए। आगे मुंबई से शिमला के बीच की दूरी में कह रहे हैं ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.0 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। तो हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? अब देखिए, देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है। तो यहाँ से लेकर के पहले वो चलेगा मानचित्र पर 2, यानी कि ये शिमला पहुँचेगा, और 2 के बाद ये चलेगा 5.5, फिर मुंबई पहुँच जाएगा। यानी कि हम 2 + 5 4.5 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6.5। 6.5 तो हम मानचित्र पे चले। अब वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है आपकी? 250 किलोमीटर है। ठीक है। तो बस 6.5 की दूरी निकाल दीजिए। 6.5 × 250 किलोमीटर्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1625 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? समय को मापने के कौशल की बात चल रही है। एक घटना की अवधि याद करना,
किसी घटना का समय ज्ञात करना ये समय का कौशल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, बिल्कुल ठीक बात है। रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, बिल्कुल सही है। घड़ी में समय देखना, तीनों ही आपके समय मापने के कौशल हैं। लेकिन किसी घटना की अवधि को ज्ञात करना, किस समय वो घटना हुई थी इसका पता लगाना, ये समय की अवधि का ज्ञात करना, समय को मापने का कौशल एक प्रकार का नहीं है। तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए हैं, 256 प्लस 173 इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। बाद में उन्होंने छात्रों को एक वर्कशीट दी है और उसमें ऐसे ही समरूप प्रश्न थे, मतलब इसके ही जैसे दूसरे प्रश्न थे, उसमें बस नंबर्स आपके चेंज थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के अनुसार उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, नहीं, बिल्कुल इकाई से इकाई जोड़ेगा तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न नहीं हो सकता। कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है, संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रकार के क्वेश्चन दिया गया और फिर उसी से रिलेटेड उसी पैटर्न पर आधारित करके शिक्षिका ने अपने बच्चों को उसी प्रकार के जो है वो क्वेश्चंस दिए। तो मतलब पहले शिक्षिका ने उस प्रकार के क्वेश्चन करके दिखाए, बच्चों को प्रैक्टिस कराया, उसके बाद में शिक्षिका ने आकलन करने के लिए बच्चों को समरूप प्रश्न दिए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न शिक्षिका ने कराए थे वो एक संदर्भात्मक प्रश्न के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई हैं और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या बचेगी। इस पर छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। अब आपकी क्लास में सोच लीजिए कि आपने किसी से पूछा कि 3 दहाई में से यदि आप 3 इकाई घटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा। अब यदि वो बच्चा कहता है कि आपको 0 मिलेगा, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि उसको दहाई और इकाई में अंतर नहीं पता है। बच्चा नहीं जानता है कि दहाई में एक स्थानीय मान बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चा नहीं जानता है कि इकाई में सिंगल डिजिट होता है, तो आपको बच्चे को घटाना भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको बच्चे के लिए स्थानीय मान का ज्ञान कराना होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने के लिए सबसे पहले आपको इसका विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ बनाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि 3 दहाई और 3 इकाई में कौन बड़ा है या फिर क्यों, किससे घटाने से क्या बचेगा। जब तक उसको दहाई और इकाई के बीच अंतर नहीं पता होगा, बच्चा इसमें कन्फ्यूज ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सबसे कम मददगार होगी। देखिए 1/2 एक लाइन का आपने खींचा, 2 लाइन आप खींच के बता देंगे और इसको आपने बीच में से काट दिया, तो भी 1 और ये 2। फिर दूसरा लाइन खींचा आपने और इसको 3 भागों में काट दिया, 1 2 और 3। अब आप पूछेंगे बच्चे से कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला हिस्सा बड़ा है, बच्चा कहेगा सर ये वाला बड़ा है। तो आप समझ जाएंगे कि मतलब चित्रों के माध्यम से बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो दोनों चित्रों का चित्रात्मक निरूपण दे देंगे, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो कह रहे हैं सबसे कम मददगार क्या होगा। विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। आप पेपर फोल्डिंग ले सकते हैं, आपने इस प्रकार की पेपर फोल्डिंग ले रखी है, इसको बीच में से फोल्ड कर दिया और इसी प्रकार की फोल्डिंग को आपने फिर बीच में से आपको 3 बार फोल्ड किया, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। आप पूछेंगे बच्चे से कौन सा बड़ा है, बच्चा कहेगा ये वाला पेपर बड़ा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्रों की मदद करना। आप ले सकते हैं 2 गिलास ले सकते हैं वास्तविक रूप में। अब आप कह सकते हैं कि एक गिलास को आपने आधा भर दिया है, ठीक है, और दूसरे गिलास को आपने 1/3 भर दिया है, यानी कि तीसरा हिस्सा भर दिया है इसका। तो एक हिस्सा ये खाली है और एक हिस्सा ऊपर वाला खाली है। अब इसमें भी आप यदि बच्चे से पूछेंगे कि कौन से हिस्से कौन सा बड़ा है, तो वो आपको बता पाएगा कि ये वाला जो हिस्सा है जिसमें आपने आधा भरा है वो वाला हिस्सा बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको बच्चे की अवधारणा 2/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है ये जांचने में आपको हेल्प करेगा। तो बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ हर का
अर्थ का भिन्न का छोटा होना है। देखिए आप ये समझ लीजिए, यदि आप बच्चों को व्याख्या देते हैं तो ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होने वाला है। बच्चे करके सीखने में विश्वास रखते हैं। बच्चे को यदि आप एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि आप चित्रात्मक निरूपण देते हैं तो उनको बेहतर समझ में आएगा। आसपास की वस्तुओं का एग्जाम्पल देते हैं, बुक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, पेपर फोल्डिंग की हेल्प लेते हैं, बच्चों को बेहतर समझ में आएगा। सबसे कम मददगार जो होगा वो आपको बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3/4 किलोग्राम और 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए, सबसे पहले इसको साधारण भिन्नों में बना लेना है। 4 दूनी 8 और 3 11/4। फिर दूसरा दिया है हमने 12 और 1 13/4। मतलब ये 2 भिन्न है, इनको जोड़ करके कितना चीनी बनता है हमारे पास ये देख लेंगे। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24/4 आ जाएगा और ये आपका 6। ठीक है। अब आपके पास 6 किलोग्राम क्या है, चीनी है। अब इसमें से आपको 1/8 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं। तो वो कह रहा है कि कितने पैकेट आपके उससे बनाए जा सकते हैं। तो 6/1/8 कर देंगे। ये जो 8 है ऊपर आके मल्टीपल में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 जो है क्या है वो पैकेट बनाए जा सकते हैं 6 किलोग्राम चीनी से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बराबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। संख्या 24,879 को 27 और 3,67,842 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 27 से जब इसका आप भाग देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 12 शेष। 23 से इसका भाग देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3 शेष। दोनों को ऐड कर देना है तो आ जाएगा 15। अब वह यही कह रहा है कि शेषफल को 4 से भाग दिया जाता है। आप इसको 4 से भाग दे दीजिए तो 4 × 12 बचेगा कितना आपका 3 बचेगा। यही पूछा है कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। जिस प्रकार के पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपस में गुणा कर देना है। पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए फिलहाल। अब हम गुणा करके देखते हैं। 54 × 4 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब आप पॉइंट की गिनती करिए। हमेशा पीछे की ओर से पॉइंट की गिनती करते हैं, इस ओर से, ठीक है, दहाई की ओर से। अब यहाँ देखेंगे इकाई की ओर से हम पॉइंट की गिनती करेंगे। 1 पॉइंट हमारे पास ये है, 2 पॉइंट हमारे पास ये हैं, 3 पॉइंट हो गई और 2 ये हैं, यानी कि 5 पॉइंट हो गए। तो आपके आंसर में भी 5 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3। तो आगे हम एक और 0 लगा देते हैं, एक और 0 लगा देंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.00216 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वो कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। अब देखिए उसका घर कितनी दूर है, वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आप समझ लीजिए कि 5000 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। अब वो 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलता है, तो यानी कि 100 मीटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने मिनट में पहुंच जाएगा भैया, वो पहुंच जाएगा आपका 50 मिनट में। ठीक है जी, 50 मिनट में वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा। अब वो चलना कितने बजे स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है 7:45 पर। अब इसमें आप 50 मिनट ऐड कर लीजिए। जब 50 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8:35। सुबह 8:35 पर वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, समस्या समाधान के कौशल को अनलन करने में, छात्रों को मनोरंजित करने में, या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करने का एकमात्र लक्ष्य होता है वो है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, ताकि समस्या समाधान के कौशल में बच्चे निपुण हो सकें और चीज़ों को आसान समस्या को समाधान करने के लिए उनके अंदर एक स्किल डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतः शोध यानी कि ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है खोज करना, यानी कि कुछ भी फाइंड करना, खोज करना, स्वतः शोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है। करके सीखना से मतलब ये है कि जितनी भी गणित की अवधारणाएं हैं इस संबंधित अर्थपूर्ण हो, क्रियाशील गतिविधियां हो और गणित की अवधारणा के अधिगम को सीखना है, ये आपका करके सीखना है। ठीक है। स्वयं प्रश्नों को हल करना बिल्कुल नहीं होगा।
प्रश्नों को बार बार बहुत देख करके रट कर, देखिए ये तो नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिव वर्ड आपको जब भी दिखाई दे जाए पेडागोजी में, आपको नहीं होना है, वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं आपका पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणा का अधिगम। बच्चों को केवल प्रश्न ही नहीं कराना है, बच्चों को उनके लाइफ से रिलेट करना है, ताकि वो अपने जो आसपास का उनका जीवन है उससे वो रिलेट कर पाएँ। सारा ज्ञान हमारा उनके जीवन के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ना कि किताबी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। हमको बच्चे को टारगेट करके ज्ञान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है। गणितीय अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए, इसमें कुछ भी लैंगिक पक्षपात वाला चीज़ नहीं है। सेकंड पढ़ते हैं, गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें समान अवसर की बात हो रही है, इसमें भी समान अवसर की बात हो रही है, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है। गणित की पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए लैंगिक पक्षपात तो नहीं हुआ है, केवल एक सेंटेंस कहा गया है कि महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। इसमें किसी से भी पक्षपात नहीं किया गया, ना ही इसमें तुलना की गई है, ना ही इसमें कंपेयर किया गया है। फोर्थ देखते हैं, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, लड़के या लड़कियां गणित में यदि कोई भी अच्छा है तो उनका श्रेय उसके प्रयासों को ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लड़कों का श्रेय तो आप उनके सामर्थ्य को देंगे और लड़कियों का श्रेय उनके प्रयासों को। तो ये आपका लैंगिक पक्षपात का सूचक है, ये वाला जो सेंटेंस है आपका। बाकी तीनों आपके समान रूप से लैंगिक रूप से ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना आदि आदि इस प्रकार की चीज़ें रिकॉर्ड की। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। देखिए सबसे कम उपयोगी होगी, यहाँ भी देखिएगा इसने क्वेश्चन को घुमाया है कि सबसे कम उपयोगी ये जानकारी किस लिए होगी। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए। इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यदि आप शैक्षिक योजनाएं बना रहे हैं तो आप पार्टिकुलरली हर एक व्यक्ति के लिए, जो कहते हैं ना व्यक्तिगत शिक्षण होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति उससे पीछे ना छूटे, कोई भी बच्चा आपको छूट ना पाए, आपको व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देना होता है। तो ये तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगी कि आप सबसे पहले बच्चे की अभिवृत्ति को जानें कि बच्चा किस प्रकार से जो है कितना उसका IQ लेवल है, किस प्रकार से बच्चा सोच सकता है या किस लेवल की चीज़ें वो समझ सकता है। यदि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यदि आपको उस पर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, तो आपको उस पर व्यक्तिगत ध्यान दिए जाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए बिल्कुल हम इससे समझ पाएंगे कि कौन सा विद्यार्थी कितने गलत जो है वो जवाब देता है। हम इसमें बच्चे का IQ लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए एग्जैक्टली हम विद्यार्थियों की अभिवृत्ति समझ सकते हैं इन सब चीज़ों से कि व्यक्ति की संकल्पात्मक समझ कैसी है, वो गणित में कितना रुचि रखता है या गणित के प्रश्नों से डराते तो नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं हम इसे समझ सकते हैं। विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, देखिए वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना ये क्या नाम है, कोई लॉजिक नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता वरीयता क्रम हमको क्यों जांचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई आकलन तो हो नहीं रहा है, केवल उसने रिकॉर्ड किया है इस सब चीज़ों के लिए। तो रिकॉर्ड करेगा वो शैक्षिक योजनाओं बनाने के लिए, या फिर गलत जवाब देखे कितने बच्चों ने दिए, या फिर अभिवृत्ति समझने के लिए। वरीयता क्रम के लिए ये सब चीज़ें नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या है, उसके दाईं तरफ जो है वो 4 शून्य है और इनका जो है मल्टीपल है ए, ठीक है, ए और बी कोई संख्या है। अब मान लेते हैं कि बी एक संख्या है 100, तो आपको 100 से इसका मल्टीप्लाई भाग करके देखते हैं तो ए भी कितना आ गया, 100 आ गया। अब दोनों तरफ कितने जीरो हैं, दोनों तरफ जीरो हो गए हैं आपके 2 जीरो, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब उसने यहाँ पर ये नहीं कहा है
अब मान लीजिए जैसे कोई संख्या है 120 और इसके 4 तरफ 0 हैं, ठीक है। यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 300 से, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और आप 4 से करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 400। मतलब ये जो संख्या है ये कितना था आपका 300 और 400, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना था। एक संख्या के दाईं ओर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ भी 2 जीरो थे आपके। दो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था, दूसरा उदाहरण हमने यहाँ लिया है, दोनों संख्याओं के 2 जीरो हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या के भी दाईं ओर अधिकतम 2 जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है, उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह एक वर्ग बनाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या ये है तो वो है वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, यह गतिविधि समझने में मदद नहीं करती है। पूर्ण वर्ग, बिल्कुल बच्चा पूर्ण वर्ग समझ सकता है यदि 4, 9 और 16 समझता है कि एक वर्ग बनाते हैं। प्रत्येक टोकन का आयतन, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए टोकन का कहीं भी आयतन नहीं समझ सकता बच्चा, यहाँ पर केवल वर्ग बनाने के लिए कहा गया है। तो वर्ग ये आपका 2 डायमेंशनल होता है और आयतन हमेशा 3 डायमेंशनल में निकाला जाता है, मतलब 3D में निकाला जाता है। ये वर्ग एक 2D होता है। बच्चे वर्ग को बना करके इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पता लगा सकते हैं, गुणनखंड पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका आयतन पता नहीं लगा सकते। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार समिति होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2, रैखिक और घुमावदार समिति। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान हैं या नहीं। ऑप्शन पढ़ते हैं। एक कोण त्रिज्याखंड का कटआउट जो दूसरे को आच्छादित करता है, बिल्कुल आप पता कर सकते हैं प्रकार की मदद से कि 2 कोण बराबर हैं या नहीं। चांद की मदद से आप पता कर सकते हैं कि 2 कोण बराबर हैं या नहीं। एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक स्थायी आयत से जुड़ी है और जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। एक आयताकार पट्टी है जी, यहाँ पर एक आयताकार पट्टी बनाई गई है जिसको आसानी से नीचे भी किया जा सकता है इसको इस प्रकार से, और इसको हिलाया डुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इस कोण को पता लगा पाएंगे। आप इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड कर दीजिए, दोनों के कोण का आप पता लगा पाएंगे, दोनों में कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों बराबर हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि जितना एंगल ये नीचे जाएगा उतना ही कोण इसके यहाँ पर निकल करके आएगा आपका। सेम यहाँ पर है, इसको हिलाएंगे, जितना कोण यहाँ बनेगा आपका सेम ये इससे आप से आपकी तुलना कर सकते हैं। रेखनी से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कि ये 2 कोण बराबर हैं या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। संख्या के अंकों का योग 12 है, तो ऑप्शन से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। 8 और 4 12 होता है, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12। इन सभी संख्याओं का योग कितना है, वो 12 है। अब कहते हैं कि इसके जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, यानी कि 12 3 36। 36 यदि हम माइनस कर दें उस संख्या में से तो उनके अंक पलट जाते हैं। तो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 84, तो 84 में से हम 36 माइनस करके देखते हैं। 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा आपका 7 में से 3 गया तो 4। अब आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, 84 था, 36 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। और वही तो ये कह रहा है कि इसके जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब देखिए यहाँ 84 था, अब यहाँ 48 हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संख्या हमारी कितनी है, 84 है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑप्शन से ही करेंगे तो आपको जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या ही पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ये आपका 25 का पूर्ण वर्ग है, ये 15 का है, और ये आपका 13 का वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। करुणा ने 4 भूमिखंडों A, B, C और D का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल उसने इतना इतना पाया। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहली ज़मीन जो है वो A है, इसका क्षेत्रफल उसने पाया है 20 गुणा 3 यानी कि 600 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा। अब दूसरी ज़मीन है B,
उसने पाया है इसका क्षेत्रफल 23 गुणा 27। इसका भी निकाल लेंगे हम। सी जमीन है 24 गुणा 26, इसका आएगा 621 मीटर स्क्वायर और इसका आएगा 624 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका डी, जिसकी है आपका 25 इंटू 25, यहाँ आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अधिकतम पेड़ लगाने के लिए अधिकतम जगह की जरूरत होगी, तो अधिकतम जमीन कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? ए बी सी डी में से चारों में से बताइए कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है डी वाला, तो डी इसको भूमि लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, भूमि संख्या डी। हस्तकौशल सामग्री का प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको क्या पता लगता है? गणितीय शब्दावली हैं जो गणित की भाषा में उपयोग की जाती हैं। गणितीय भाषा में अक्सर हस्तकौशल की सामग्रियां उपयोग की जाती हैं। लिखित संकेत होते हैं XYZ या थीटा वगैरह करके, स्थिर चित्र होते हैं और वास्तविक संसार की स्थितियाँ और संदर्भ होते हैं। तो ये गणितीय शब्दावली के रूप हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन-होले के ज्यामितीय विभाजन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, पहला पढ़ेंगे ऑप्शन। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। इसमें कुछ भी विश्लेषण रूप से नहीं कहा गया है। विश्लेषण कहते हैं एनालिसिस को, जिसमें इस बात का एनालिसिस होता है कि वो चीज़ कहाँ से निकली गई है या उसका ओरिजिन कहाँ पर है। सेकंड देखते हैं, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके लिए आधार कोण बराबर होने चाहिए। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत शक्तिशाली है, ये एकदम एनालिसिस का स्टेटमेंट लगता है। देखिए, सीमा ये जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं और 2 कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये एनालिसिस किया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का। कोई यदि समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान भी पूछता है तो ये उसका एक संपूर्ण एनालिसिस है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी और 2 कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया। ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का। इस प्रकार से हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में।